देखो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लगा लो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो फंडामेंटल पढ़ा हमने, फंडामेंटल में हमने बेसिक बातें सीखी कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, ठीक है, और पार्टनर्स प्रॉफिट वगैरह को कैसे बांटते हैं, वो सारी बातें, छोटी छोटी बातें पार्टनरशिप में पता चल गई। अब हम देखो, आज तक ना हमने 11th क्लास में हमने ये तो पढ़ा था कि हमने माल बेचा, ठीक है, हमने गुड्स को सेल किया, ठीक है, क्या एंट्री होगी, गुड्स को परचेज किया, क्या एंट्री होगी, ठीक है, रेंट पे किया, क्या एंट्री होगी, मशीन खरीदी, क्या एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा बोला कि कोई ओनर आया, क्या एंट्री होगी, ठीक है। कोई आदमी पर्सन बिजनेस में आ रहा है तो उसकी कोई एंट्री करी थी? नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं कि भाई कोई पर्सन बिजनेस के अंदर आ रहा है तो क्या एंट्री होंगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आज तक हमने जो सीखा था वो माल खरीदने बेचने, मशीन खरीदने बेचने की एंट्री करी थी। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि जब कोई पर्सन बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है, तो क्या होता है। तो एक पर्सन बिजनेस के अंदर आता है तो क्या क्या घटना घटती है, उसके आने से क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और ये चैप्टर जो है जिसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छी तरह से आएगा, उसी बच्चे को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आएगा, उसी को डेथ ऑफ अ पार्टनर आएगी। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इससे पहले का चैप्टर है, बट एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के बाद, रिटायरमेंट पढ़ने के बाद और डेथ पढ़ने के बाद जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है इसके, तो रिटायरमेंट और डेथ में इसका बेस होता है इसी का। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें कॉमन है रिटायरमेंट और एडमिशन में, तो वह ये चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लिया तो ये उसको सीखने में भी हेल्प करता है, रिटायरमेंट को भी और डेथ को भी, और उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। ये सारे चैप्टर, इनका पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो सारे चैप्टरों में सेम ही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आसान है। ये अगर बात करें तो इस चैप्टर की तो कुछ इसमें है नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है। जैसे अभी पढ़ा, अभी तुमने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा तो क्या कहते हैं, गुडविल पढ़ी, तो गुडविल में कुछ ऐसा लगा क्या? गुडविल बहुत मुश्किल है, नहीं। तो सेम एज इट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, मिस्टर ए एक पार्टनर है और मिस्टर बी एक पार्टनर, और ये प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। मैं कह रहा हूँ एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मिस्टर ए एक पार्टनर है और मिस्टर बी एक पार्टनर है, और वो प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। अच्छा, जब इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की होगी, जब पार्टनरशिप बनाई होगी, तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट हुआ होगा, जैसा कि हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ के आए। मैंने क्या बताया था कि जब 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं और मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, माइंड में डाल लेना, एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होगा, एग्रीमेंट में इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी तुम बातें शर्तें रखोगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इनका नाम, एड्रेस वगैरह, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है। पार्टनर्स के नाम, पार्टनर फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स की फर्म की ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरों के एड्रेस क्या है, और पार्टनरों के बीच में और क्या क्या तय किया गया है, भाई ए कितना पैसा लगाएगा, बी कितना के पैसा लगाएगा, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ठीक है, कैपिटल कितनी कितनी होगी, ये सारी बातें तय करते हैं। तो मैंने क्या बोला, देखो कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं, मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट करके क्या करते हैं, बिजनेस, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आपस में होता है आपस में बांटते हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने बोला कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके वो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आपस में शेयर कर रहे हैं, और ये बिजनेस या तो सारे मिलकर चला रहे हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक चला रहा है। ऐसे बिजनेस को हमने बोला पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है,
तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, और एग्रीमेंट हुआ होगा तो उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बातें लिखी है, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया होगा, तो उसमें लिखी होगी भाई ए ने कितना कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल कितनी लगाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह दिया जाएगा नहीं जाएगा, सारी बातें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में उन्होंने पहले ही तय कर रखी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ये पहले से पार्टनर है, एग्रीमेंट हो चुका है, पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं और वो मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने बता दिया कि जब इन्होंने पार्टनरशिप कभी बनाई थी तो आपस में एग्रीमेंट करा होगा, और आज ये पिछले मान लो 5 साल से 10 साल से जो भी मान लेना चाहो ये बिजनेस चला रहे हैं, मान लो ये पिछले 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5 साल से ये मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत हार्डवर्क किया। ठीक है, कस्टमर से अच्छा बिहेव किया, कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, बहुत मेहनत करी और इन्होंने अच्छा खासा अपना नाम बना रखा है, इनकी बहुत अच्छी गुडविल है। ठीक है, पिछले 5 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और रात दिन इन्होंने काम किया, कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स उपलब्ध करा दिए, बहुत हार्डवर्क किया है और आज इनको मार्केट में बच्चा जानते हैं, बहुत फेमस है ये लोग, बहुत नाम है। अब इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो इनको ऐसा लगता है कि भाई देखो, इनको ऐसा लगता है कि यार बिजनेस अच्छे लेवल पे काम अच्छा चल रहा है और हमें बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, काम को और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब एक बात हो, इनके मन में अगर काम को और बढ़ाना चाहिए तो इनके मन में 2 बातें आएगी, भाई काम को क्या करें। हम मान लो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली की अदर, मैं अगर दिल्ली में काम करें, हम अदर स्टेट्स में भी काम करेंगे। ठीक है, हम अदर सिटी में भी काम करेंगे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस हमारा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस सक्सेस कर रहा है, तो हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे। भाई इंडिया के अंदर अदर सिटीज में, अदर स्टेट्स में भी हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब इनको, जब इनके मन में ये बात आएगी तो इनके मन में जब ये बात आई तो देखो क्या होगा, ये कहेंगे इसके लिए पैसा चाहिए। भाई नई सिटी में जाके, नए स्टेट्स में जाके जब हमें भाई बिजनेस खोलेंगे तो भाई बिल्डिंग वगैरह लेनी पड़ेगी, ऑफिस वगैरह बनाना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, और इसके एम्प्लॉय वगैरह रखने पड़ेंगे, तो बहुत सारा काम होगा। ऐसे ही खाली सोचने से तो बिजनेस बढ़ नहीं जाएगा। अब अदर स्टेट्स में जाके जब ऑफिस वगैरह लेंगे तो पैसा चाहिए। ठीक है, एक तो इनको मनी की रिक्वायरमेंट है। अब इनको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो एक तो मनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इनको चाहिए लोग जो बिजनेस को चलाए। ठीक है, पर्सन्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो बिजनेस में इनकी हेल्प करें। ठीक है, 2 चीजें चाहिए, एक तो पैसा चाहिए बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और एक लोग चाहिए जो इनके बिजनेस में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 रिक्वायरमेंट इनको मेन होगी। अगर हमें किसी और सिटी में खोलना है तो भाई बिजनेस को चलाना है तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो बिजनेस को हैंडल करें वहां जाके। और यही 2 लोग तो सारे स्टेट में, सारी सिटी में जाके काम कर नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस को अच्छे से मैनेज करे, अच्छे से हैंडल करे और काम को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, और साथ में पैसा भी चाहिए। तो इनके मन में आएगा ठीक है, ऐसा तो हो सकता है, बड़ा आसान है। देखो पैसा चाहिए तो एक काम करो, बैंक से लोन ले लो। बैंक से जाके लोन ले सकते, नहीं ले सकते? पैसे की रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी हो जाएगी। बैंक से हमने अगर लोन ले लिया तो हमारा एक काम तो पूरा हो जाएगा। बैंक से लोन ले लोगे और तुम्हारे को पैसे की नीड थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तुम्हारी पूरी हो गई, पैसा आ चुका है, आराम से काम कर सकते हैं। अब अदर स्टेट्स में खोलना चाहो तो पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफिल हो गई। लेकिन एक बात बताओ, जब बैंक इनको से ये लोन लेंगे, मान लो इन्होंने 1 लाख रुपए लिया बैंक से, जब ये लोन लेंगे तो बैंक तो इस पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेगा। बैंक इसको छोड़ देगा क्या? बैंक कहेगा देखो जी आप हमारा पैसा यूज कर रहे हो, बदले में हमें इंटरेस्ट दो। एक फिक्स रेट 10%, 5% बैंक इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो एक चीज दो, बैंक ने पैसा तो दे दिया, चलो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो चुकी है, लेकिन बैंक हमारे पास आके काम करेगा क्या? बैंक हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा? नहीं। बैंक पैसा दे देगा और कहेगा टाइमली मेरा इंटरेस्ट भिजवा देना, और उसके बाद लोन की रिपेमेंट भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पूरी कर देना। ठीक है, तो अब देखो बैंक एक समय के बाद मान लो 5 साल के लिए लोन लिया था, तो 5 साल बाद इन्हें लोन का पैसा भी वापस करना पड़ेगा, और जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और फिक्स रेट से देना पड़ेगा। चाहे हमने अदर स्टेट्स में मैं कर रहा हूँ, हमने बिजनेस खोला, चला या नहीं चला, बैंक को कोई मतलब नहीं होगा, ये ब्याज देते रहना टाइम से और लोन का पैसा भी चुका देना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, पैसा मिल रहा है लेकिन एक फिक्स खर्चा भी आ गया।
एक इंटरेस्ट के नाम का खर्चा आ गया, चाहे तुम कमाओ ना कमाओ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और बैंक हमारे साथ आके हमारे काम में हाथ भी नहीं बटाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये है कि एक फिक्स खर्चा आ जाएगा और काम बैंक हमारे साथ तो काम भी नहीं करने आएगा। दूसरी बात, अब बात रही एम्प्लॉय की, कि चलो हमने कुछ एम्प्लॉय रख लिए, ठीक है, कुछ लोग एम्प्लॉय रख दिए, चलो एक एम्प्लॉय रख लिया हमने। अच्छा, हमने एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय रख लिया कि एम्प्लॉय हमारे पास आ जाएगा, तो ये एम्प्लॉय क्या करेगा, हमारे जो अदर स्टेट में हमने खोला है ऑफिस वगैरह उसको मेंटेन करेगा, उससे काम करेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि एम्प्लॉय इतना सीरियस होकर काम करेगा? एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय कहेगा भाई देखो मेरे को क्या मतलब है, जितना पैसा देते उतना काम करूंगा। ठीक है, एम्प्लॉय को सिर्फ अपने सैलरी से मतलब होगा और काम जितना उसको दिया जाएगा उतना करेगा, और सीरियस नहीं रहेगा। बिजनेस ग्रो करे नहीं करे उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका पैसा थोड़ा लगा बिजनेस में। वो तो कहेगा मुझे क्या मतलब है भाई, मेरा 9 से 6 की ड्यूटी होती है, 9 से 6 काम करूंगा, बात खत्म। बिजनेस अच्छा करे, सक्सेस करे, बिजनेस बहुत कमाएगा तो क्या मुझे मिलेगा क्या? ये कहेगा भाई बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, बहुत प्रॉफिट कमाएगा तो मुझे थोड़ा मिल रहा है, मुझे तो एक फिक्स सैलरी मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत कमीशन दे देंगे। तो ये कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो मिल रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, तो वो उतना ही काम करेगा जितनी जरूरत है। ठीक है, तो देखो अगर हम कहें कि देखो मैन पावर चाहिए, कोई एम्प्लॉय वगैरह चाहिए, तो वो इसने सॉल्व तो कर दे, लेकिन वो इतना मैं कह हमारे काम को इतने अच्छे से नहीं हैंडल करेगा जितनी जरूरत है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, और बैंक पैसा देगा तो बैंक से इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा कि इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल नीड तो पूरी कर दी लेकिन काम नहीं करवाएगा। हमें चाहिए ऐसा कि दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या है कि कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा सोचो जिससे पैसा भी आ जाए और पर्सन भी आ जाए और साथ में वो रिस्पॉन्सिबल भी हो। ठीक है, वो हमारे काम को सही से देखे, ठीक है, और मैनेज करे, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि भाई देखो अगर हम एक काम ऐसा करें, हमने बोला देखो कि अगर हम एक काम ऐसा करें कि एक पर्सन ऐसा ढूंढे जो हमारे बिजनेस में एज ए ओनर आ जाए, पार्टनर आ जाए। हमने कहा कि मिस्टर सी एक आदमी है, चलो इसको 1/5 शेयर दे देंगे और इसे हम अपने पार्टनर में, अपने पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, एक नए पार्टनर का एडमिशन कर लेते हैं अपने बिजनेस में। एडमिशन का मतलब क्या होता है कि हमने एक ऐसा पर्सन ढूंढा जिसको हमने बोला कि क्या आप हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहोगे? उसने कहा हाँ ठीक है बनना चाहता हूँ। अब देखो हमने एक पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लिया, और जब इसे पार्टनर बनाएंगे तो देखो फायदा क्या होता है। देखो इसको हम ये समझाएंगे, देख भाई आज से आप हमारे बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहे हो, और पार्टनर बनने जा रहे हो तो देखो मैंने भी कैपिटल लगा रखी है 3 लाख, और ए ने कैपिटल लगा रखी है 3 लाख, बी ने लगा रखी है 2 लाख। चलो हम आपको 1/5 का शेयर देंगे, तो आपको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। आप भी हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर बनने जा रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा, आपको कैपिटल देनी पड़ेगी। मान लो इससे हमने बोल दिया 1 लाख रुपए, तो इससे हम 1 लाख रुपए कैपिटल का मंगवाएंगे, क्योंकि मालिक है तो भाई कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम एज ए पार्टनर जब इसको बिजनेस में अपॉइंट करेंगे तो हम कहेंगे देखो हम लोगों ने भी पैसा लगाया, आप मालिक बनने जा रहे हो हमारे बिजनेस में, आप पार्टनर बनने जा रहे हो, तो आप हम लोगों ने भी पैसा लगा रखा है, आपको भी इतना पैसा देना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इससे मांग लेंगे, और इससे जब अब देखो फायदा क्या हुआ, इसको जब हमने पार्टनर बनाया तो एक तो इसने हमारी पैसे की नीड पूरी कर दी, जो पैसे की जरूरत थी, क्या हमें मनी की नीड थी वो फुलफिल हो गई, और क्या हमें ऐसा पर्सन चाहिए था जो हमारे बिजनेस को संभाल ले, वो पर्सन भी आ गया, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है ये पर्सन जब बिजनेस में पैसा लगाएगा, जब इसका खुद का पैसा लगा होगा तो इसको भी तो डर रहेगा कि कल को क्या कहते हैं मेरा बिजनेस खराब बंद हो गया, बिजनेस डूब गया, लॉस में चला गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो ये आदमी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा, और साथ में ये जितना प्रॉफिट होगा उसमें इसका हिस्सा भी बनेगा 1/5, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी आएगा तो ये और मेहनत करेगा कि भाई मेरे को फ्यूचर में फर्म जितना कमाएगा उसका 1/5 मुझे भी मिलेगा। तो ये देखो हमने एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा जिससे पर्सन भी आ गया और पैसा भी आ गया। एक ही पर्सन ने हमने एक काम किया, एक पर्सन को अपने फर्म में पार्टनर बनाया, एक पर्सन को जब अपने फर्म में पार्टनर बनाया, पार्टनर बनाते ही हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। पहला हमें पैसे की नीड थी, वो कैपिटल लेके आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, और दूसरा
हमें एक पर्सन ऐसा चाहिए था जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो काम को आसानी से अच्छे से मैनेज करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करे, सीरियस होकर काम करे। तो हमने, जाहिर सी बात है, हमने जब पार्टनर बनाया तो हम उसको बोल दे कि भाई तू भी मालिक है, ये हमारे बिजनेस के अंदर ओनर है, पार्टनर है तो एक मालिक है, और जब ओनर है तो ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा, क्योंकि इसने पैसा लगा रखा है और फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तो उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जब जब प्रॉफिट कमाएगी फर्म इसको भी मिलेगा, तो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब क्या, देखो अगर हम किसी पार्टनर को, किसी पर्सन को फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट करते हैं तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि भाई हम जब इसको पार्टनर बनाएंगे तो चलो मानते हैं पार्टनर बनाने से एक फायदा तो हो गया कि भाई कैपिटल आ गई, साथ में ये काम भी करेगा, लग कर काम भी करेगा, मेहनत से काम करेगा। लेकिन ऐसा तो देखो एक प्रॉब्लम भी तो हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई, सुनना मेरी बात। प्रॉब्लम ये हुई कि पहले मान लो 100 रुपये कमाते थे, देखो पहले 100 रुपये कमाते थे, फर्म का प्रॉफिट मान लो 100 रुपये होता था, समझना, फर्म ने 100 रुपये कमाया तो 100 रुपये ए और बी में बढ़ते थे, 100 रुपये ए और बी में बढ़ते थे। अच्छा, ए को कितना मिलता था 100 रुपये का, देखो 3:2 में बांटते थे, तो 3 + 2 3/5, 3 + 2 कितना हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे और ए का शेयर कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 60 रुपये। और बी को कितना मिलता था 100 रुपये फर्म ने कमाया तो उसका 2/, दोनों का टोटल 5, कितने रुपए 40। ठीक है जी, 100 रुपये कमाते थे, ठीक है, तो 60 किसको मिलता था, ए को, और 40 किसको मिलता था, बी को। अगर मैं कहूँ 1 लाख रुपए कमाते तो कितना मिलता, 60,000 इसको, 40,000 इसको, कोई बड़ी बात है क्या। ठीक है, अब जरा देखना, अब सी भी पार्टनर बन रहा है, सी को हमने पार्टनर बना लिया, सी को पार्टनर बना लिया। ठीक है, अब जब सी को पार्टनर बनाएंगे तो अब 100 रुपये कमाया फर्म ने, तो अब बताओ, मान लो फर्म ने अभी भी प्रॉफिट 100 रुपये कमाया, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्रॉफिट 100 रुपये कमाया। ठीक है, अब देखो जरा, अब 3 पार्टनर हो गए, ए को कितना मिलेगा 100 रुपये का, पहले तो सी को दे दो, ए बी और सी, पहले सी को देती, देखो सी का शेयर कितना है 1/5, सी का शेयर 1/5, तो बताओ 100 रुपये का 1/5, 100 रुपये का 1/5 कितना है 20 रुपये। सी कहेगा देखो जी मैं पार्टनर हूं फर्म में और 1/5 शेयर के लिए पार्टनर हूं, सी कहेगा मैं 1/5 शेयर के लिए पार्टनर हूं, तो फर्म 100 रुपये कमा रही तो 1/5 मेरा, 20 रुपये मेरा, बचे कितने 80 को तुम दोनों बांट लो। अच्छा बचे 80 ने, तो 80 को बांटेंगे, जो 80 ₹80 है उसका, इनके बीच में रेशो क्या है, देखो ए और बी, ए बी प्रॉफिट को कौन सी रेशो में बांट रहे थे, तो बताओ 3/5 कितना रुपए, काटो से 48 रुपीज, और बी को बताओ 2/5, समझ में आ रहा 2 कैसे आ रहा है ना, बी का शेयर 2 है और 3 + 2 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना 32। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए कहेगा मुझे पहले मिलता था 60 और अब कितना मिल रहा है 48, कितना मैंने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, छोड़ दिया, कितना 12 ना, 60 में से पहले 60 मिला करता था, अब कितना मिल रहा है 48, तो बताओ इसका शेयर कम हो गया ना, कितना कम हो गया, इसको प्रॉफिट में हिस्सा कम मिल रहा है, 12 रुपये कम मिल रहे हैं। अच्छा इसको देखो, इसको पहले कितना मिलता था 40 और अब देखो कितना मिल रहा है 32, बताओ इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, कितना 8 रुपये। तो ये कहेगा एक बात बताओ, ए और बी कहेंगे पार्टनर बनाने का तो नुकसान है, देखो जरा
एक ए और मगर ए और बी के मन में क्या आएगा, यार हमने सी को पार्टनर बना के गलती कर दी। गलती क्या कर दी, देखो सी गलती क्या है, इसके मन में क्या आएगा, गलती क्या कर दी कि यार पहले तो 100 रुपये कमाते थे तो 60 रुपये मिलते थे और बी को 40 रुपये मिलते थे। अब कहेगा यार 100 रुपये कमा रहे तो 20 तो यही ले जा रहा है, 20 तो यही ले जा रहा है। हम दोनों को कितना मिला, 48 और 32। हमने ए कहेगा यार मेरे को तो 12 रुपये बल्कि घाटा हो गया, मेरे 12 रुपये किसके पास चले गए, सी के पास। और बी कहेगा यार मेरे 8 रुपये चले गए और 12 इसने 12 रुपये इसने सेक्रीफाइस कर दिए और 8 रुपये इसने सेक्रीफाइस कर दिए। टोटल कितने, 20 रुपये जो ए ने छोड़ा, जो बी ने छोड़ा वो सी को मिला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, तो नए पार्टनर को कुछ मिलेगा। तो नए पार्टनर को जो मिलेगा वो किसने दिया होगा, ए और बी ने तो छोड़ा होगा, अपना हिस्सा छोड़ा होगा, अपना शेयर छोड़ा होगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, ये ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, देखो सुनिए बात सुनो। अब जब ए और बी मिलकर काम करते थे, ए और बी मिलकर काम करते थे तो प्रॉफिट 100 रुपये कमाते थे। अब तुम ही तो कह रहे हो बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बहुत सक्सेस कर रहा है, हम अदर स्टेट्स में भी खोलेंगे, हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट का अमाउंट भी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। क्या 100 ही रुपये कमाएंगे, ठीक है, कमाएंगे भी तो ज़्यादा। हो सकता है ऐसा हो जाए कि पहले ये 100 रुपये कमाते थे और जैसे ही नया पार्टनर सी आया, सी को पार्टनर बनाया और हमने अदर स्टेट्स में भी काम करना चालू किया, हमारा प्रॉफिट डबल हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है भाई, बिजनेस ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब तभी तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, काम अच्छा खासा बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है। तो जब हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो 3 लोग बिजनेस को मैनेज करेंगे, तीनों लोग रात दिन मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है, जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तो मान लो इनको कमाई हो गई 200 रुपये की, मान लो अब 200 रुपये कमाई हुई, तो जरा 200 रुपये बांटो, अब जरा 200 बांटना, सी को दे दो, चलो जरा देखो, बांटो बेटा। सी को पहले 200 रुपये का कितना शेयर इसका, सी को कितना हिस्सा मिल रहा है 1/5, तो कितना आ गया 40। सी का 40 तो मुझे दे देना भाई, 1/5 मेरा है, 200 रुपये कमाए, 1/5 मेरा। बचे कितने फिर 160 रुपये किस में बटेगा, ए और बी में। और ए और बी के बीच में रेशियो क्या है 3:2, तो कितना 3 और 5 कैसे है 3 + 2, कितना आएगा बताओ, कितना 96। इसको काटोगे तुम, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, 160 रुपये का 2/5, 2 और 5 दोनों में टोटल, ठीक है, तो कितना आएगा 64। अब बताओ, जैसे सी आया, मानता है कि इन्होंने कुछ अपना शेयर इसको दिया, ए और बी जो पहले अपना हिस्सा मिलता था उसमें से उन्होंने कुछ सी को दिया, ठीक है, इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया शेयर। लेकिन देखो अमाउंट में, वो प्रॉफिट में बात करें तो वॉल्यूम प्रॉफिट देखो, पहले 60 रुपये कमाते, 60 रुपये मिलता था और अब इनकी जेब में कितना जाएगा 96, तो फायदा ही हुआ, ठीक है। बी को 40 रुपये मिलते थे, अब कितने मिलेंगे 64, तो ज़्यादा ही मिलेंगे। मेरी बात सुना, अगर तुमने फ्रैक्शन में बात करोगे, हिस्से की बात करोगे तो हिस्सा कम ही लगेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अच्छा हिस्सा कैसे कम लगेगा दिखाता हूँ, देखो हिस्सा, ठीक है, हिस्सा कैसे कम लगेगा अब उस पर बात करते हैं। ये बात अगर समझ में आ गई ना जो मैं बात बता रहा हूँ, तो अगला जो टॉपिक है रेशियो का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं ध्यान रखना, ये जो बात कर रहा हूँ कि मन में देखो क्या विचार आएगा, कि मन में विचार ये आएगा, हमारे मन में ये बात आएगी कि जब हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो रहा है, तो हमारा शेयर तो कम हो रहा है, हिस्सा कम हो रहा है, तो इसको क्यों पार्टनर बनाए, ठीक है। इससे बढ़िया तो हम लोन वगैरह ही ले लेते। तो देखो पार्टनर बनाने से
हमारा जो शेयर है ना, हमारा जो हिस्सा है वो कम होता है, लेकिन अमाउंट की बात करें वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है। शेयर कम कैसे होता है वो बताने जा रहा हूँ। देखो हिस्सा कैसे कम होता है, ठीक है, ये बात में आ गई पहले। अब देखो जरा, मैंने अमाउंट लेके बताया 100 रुपए 50 रुपए, मैं करूँ 100 के रुपए की जगह तुम 1 लाख रुपए ले लेते तब भी बात में आ जाती। मैंने आसान करने के लिए 100 रुपए लिया। अब मैं इसको अमाउंट में ना बात करके फ्रैक्शन में बात कर रहा हूँ। अब देखना, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यही काम खत्म हो जाना चाहिए ताकि आगे का टॉपिक हमें आसानी से समझ में आए। अगला जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, इसमें हम पढ़ेंगे आगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा अगर ये बात समझ आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे को आगे समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखना बेटा, समझना। मान लो मैं कह रहा हूं, ऐसा मानो कि फर्म 1 रुपए कमाती है, फर्म 1 रुपए कमाती है, ठीक है। तो अगर हमारे बिजनेस ने काम किया, खूब मेहनत करी और 1 रुपए कमाया, ठीक है। अब देखो जरा, अगर 1 रुपए कमाया, अब 1 रुपए क्यों मान रहा हूं, उसका शेयर क्रिएट करने के लिए 1 रुपए ही होंगे, इसलिए अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। 1 रुपए मान लो हमने 1 रुपए कमाया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, अब इस 1 रुपए को बांटा जाएगा, 1 रुपए को बांटा जाएगा, तो बताओ ए को कितना मिलेगा? कौन सी रेशो में बांटते थे? 3:2 में। पहले तो सी नहीं था ना, पहले 1 रुपए कमाया और ए और बी बांट लेंगे। अच्छा, ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयर रेशो क्या थी? तो 3:2 में बांटेंगे। तो चलो जी, 1 रुपए प्रॉफिट है और ए को कितना मिलेगा? 3/5। सुना 3/5 कैसे है? ठीक है, ए का शेयर 3 रुपए और दोनों का टोटल से डिवाइड कर देंगे 5। कितना आ गया? 3/5, ठीक है। अब बी की बात करो, फर्म ने कितने रुपए कमाए? 1 रुपए। फर्म ने 1 रुपए कमाए। अच्छा, इस 1 रुपए में बी को कितना मिलेगा? 2/5। कितना आ गया? कितना आ गया? 2/5, ठीक है। ये तो वो सिचुएशन थी जब सी पार्टनर नहीं था, केवल ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे और प्रॉफिट कमाते थे और आपस में बांटते थे, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर थे। मान लो फर्म ने 1 रुपए कमाया, तो अच्छा 1 रुपए कमाया तो बांटा गया, तो ए को कितना मिला? 3/5 और बी को कितना मिला? 2/5। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट है? अब जरा देखो जरा, अब मैं कह रहा हूं सी पार्टनर बन गया, सी पार्टनर बन गया, ठीक है। सी जब पार्टनर बनेगा तो सी कहेगा 1/5 मेरा। फर्म मान लो 1 रुपए कमा रही है, मुझे शेयर क्रिएट करके दिखाना है, तो फर्म 1 रुपए कमाती है। तो सी के आने के बाद फर्म ने ए बी सी तीनों ने बहुत मेहनत करी और 1 रुपए कमाया। अच्छा, 1 रुपए कमाया तो बताओ 1 रुपए में सी का कितना है? 1/5। सी कहेगा भाई 1 रुपए कमाया, 1/5 मेरा दे दो, तो सी को कितना मिल गया? 1/5, ठीक है, 1/5। अच्छा, अगर 1/5, जरा सोचो, फर्म ने 1 रुपए कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट था, 1 रुपए के प्रॉफिट में से 1/5 किसने ले लिया? ये रहा ना सी का 1/5 तुमने निकाल लिया, तो बचा कितना? बचा कितना? एलसीएम ले लो, 5 - 1 4/5। बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? सबको समझ में आ रहा? बचा हुआ प्रॉफिट भाई, अगर फर्म 1 रुपए कमाती है, 1 रुपए में 1/5 चला गया तो बचा कितना? 4/5। समझ में आ गया? चलो देखो, अब बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? ये बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए को और बी को। कौन सी रेशो में? अच्छा, ए को बचा हुआ प्रॉफिट 4/5 है और ए को कितना मिलेगा इसमें से? 3/5। 3 कैसे है? ए का शेयर 3 है और दोनों का टोटल 3 + 2 से यानी 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर क्या? तो बताओ 12/25, ठीक है। और बी को बताओ कितना मिलेगा? बचा हुआ प्रॉफिट कितना था? 4/5। उसमें बचे हुए प्रॉफिट में बी का शेयर बता दो, 2/5।
कितना आ गया 8/25। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जरा, सुनना मैं समझाना क्या चाहता था कि पहले ए को मिलता था 3/5 और अब मिल रहा है 12/5। अच्छा, क्या 12/25 क्या ए का शेयर कम हो गया? देखो ए का शेयर कम हो गया, यस। ए कितने, जरा ढंग से देना क्या हो, एज सैक्रिफाइस, मैं कह रहा हूं ए का सैक्रिफाइस बता दो। ए को पहले कितना मिलता था? ए को 3/5 मिलता था और अब कितना मिल रहा है? 12/25। तो बताओ एलसीएम 25, तो कितना हो गया? 15 माइनस 12, तो कितना आ गया? 3/25। तुम्हें नहीं लगता कि जैसे ही सी ने एडमिट किया, सी के आने की वजह से ए ने सैक्रिफाइस कर दिया, ए ने छोड़ दिया, कितना शेयर छोड़ दिया? 3/5। पहले ए को मिलता था 3/5, और अब ए को कितना मिल रहा है? 12/25। ए का शेयर कम हो गया, जाहिर सी बात है 3/5 और 12/5, तो कौन सा बड़ा है? 3/5 बड़ा है, इसका शेयर कम हो रहा है, 12/25 कम है ना, तो बी का शेयर, मैं कह रहा हूं ए का शेयर क्या हो गया? कम। पहले ए को इतना मिलता था, अब ए को इतना मिल रहा है, तो ए का शेयर कम हो गया। कितना? ए ने कितना छोड़ दिया? 3/25। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बी को बताओ, बी इज सैक्रिफाइस। पहले बी को कितना मिलता था? 2/5। अब बी ने कितना, अभी को अब कितना मिलता है? ठीक है, तो कितना आ गया? कितना? 10 माइनस 8, 2/, और सुनो ए ने सी के लिए कितना छोड़ा? 3/, और बी ने सी के लिए कितना छोड़ा? और इन दोनों को जोड़ोगे ना अगर, तो देखो इन दोनों को जोड़ो तो बताओ 3/25 प्लस 2/25। देखो इधर देखो, 3/25 ए ने दिया, सी को किसने दिया? ए ने, और बी ने कितना दिया? 2/, दोनों को जोड़ो और इसको काटोगे तो वो सी को, ठीक है, सी को मिला। यानी ए ने सी के लिए 3/25 छोड़ दिया और बी ने सी के लिए 2/25 छोड़ दिया, और जो ए ने छोड़ा और जो बी ने छोड़ा वो सी को मिला। अल्टीमेटली सी का शेयर क्रिएट हुआ। ठीक है, सी का शेयर, जाहिर सी बात है सी को कुछ हिस्सा मिलेगा, जो सी को हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, वो कहां से आएगा? अलग से तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, वो हिस्सा ए और बी अपने में से कुछ छोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर हम देखें, जब हम फ्रैक्शन में बात करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन में, तो हमें ये बात दिखती है कि भाई नए पार्टनर के आने की वजह से, ठीक है, नए पार्टनर के आने की वजह से नए पार्टनर का कुछ शेयर क्रिएट होगा, नए पार्टनर को कुछ हिस्सा मिलेगा, और जब नए पार्टनर को कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है, नए पार्टनर को कुछ हिस्सा मिलेगा, तो वो हिस्सा किसने दिया होगा? बचे हुए पार्टनर ने, ए और बी ने, और जब ए और बी ने दिया होगा तो उनका शेयर थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा, और जितना कम हुआ होगा, जैसे मेरे एग्जांपल में 3/25 ए का कम हो गया, 2/25 बी का कम हो गया, और ये जो कम हुआ वो सी को मिला। तो देखने में यही लगता है कि भाई जब सी का शेयर क्रिएट होगा तो ए और बी देंगे तो इनका हिस्सा कम होगा। ये फ्रैक्शन में कम हो रहा है, ऐसे शेयर क्रिएट होते टाइम कम हो रहा है, लेकिन अमाउंट की बात करें तो वो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, अमाउंट में प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो शेयर कम होने के बावजूद इनका शेयर कम हो गया 12/25, 8/25 और इसका 1/25, शेयर कम हो गया, लेकिन जब प्रॉफिट बांटा जाएगा ना, तो अमाउंट में इनको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अमाउंट में इनको ज्यादा मिलेगा, इसीलिए क्या कहते हैं, नए पार्टनर का एडमिशन करने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, बात में आ गया। तो अभी तक देखो मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मैं खाली ये देख रहा हूँ कि नए पार्टनर को, जब हम किसी पर्सन को अपने फर्म में पार्टनर बनाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल नीड भी पूरी हो गई, और एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए बिजनेस की, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी मिल जाएगा। तो आने की वजह से एक मन में एक डाउट था कि भाई जब इसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा
और जब ये पार्टनर बन जाएगा तो उसका शेयर मिले, इसको शेयर क्रिएट होगा, और शेयर क्रिएट होगा तो हमारा शेयर तो कम हो गया, तो हमें तो नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में नुकसान नहीं होता। क्लियर हो गया? अब एक चीज यहाँ तो डाउट है, अब तुम्हारे मन में आएगा मैंने 1 ही रुपये माना, देखो शेयर क्रिएट करने के लिए ना, शेयर क्रिएट करने के लिए लेट करना पड़ेगा 1 ही। कोई भी चीज पहले एक होती है, जैसे बचपन में तुमने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा था ये वाला जब, तो उसमें यही तो होता था, कोई एक चीज होती थी उसके 4 टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। तो देखो मेरे कहने में क्या, देखो मैंने क्या कोशिश करी बताने की, मैंने बोला कि मान लो ये एक समझाने के लिए, देखो एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है, ठीक है। अच्छा अगर एक पिज्जा था तो पहले इस पिज्जे को कौन लेता था? ए और बी। एक पिज्जा खरीदते थे पहले और ए और बी खा लेते थे। भाई एक पिज्जा खरीदा और ए और बी ने खा लिया, और इनके बीच में पहले से तय रखा था भाई देख एक पिज्जा खरीदेंगे ना तो उसके 5 टुकड़े करवाएंगे, 5 टुकड़े करवाएंगे, 3 तू लेगा 2 मैं लूंगा, लेकिन पिज्जा तो एक ही था। देखो पिज्जा एक ही है, मैं कह रहा हूँ इसी तरह प्रॉफिट एक ही है, शेयर मैं कह रहा हूँ पहले पूरा एक था, उसमें से देखो हमने इसके 5 टुकड़े करा दिए, 4 टुकड़े हो गए और एक ही हो गया 5। तो ए ने पहले ही तय कर रखा है भाई, ए कह रहा है कि मेरे को 1 2 3 मेरे, ठीक है। तो देखो पिज्जा तो एक ही था ना भाई, अब एक पिज्जा में उसके 5 टुकड़े कराए गए, 5 शेयर कराए गए, पिज्जा को हमने कटवा दिया, 5 शेयर बना दिए, 5 हिस्से करा दिए, 5 हिस्से में से 1 2 3 हिस्सों को किसको मिलेंगे? ए को। कितने में से? 5 में से, ठीक है। तो ये ए का शेयर है, ए का हिस्सा है, 5 में से 3 ए को मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा फिर? तो बचे हुए 2 बी लेगा, कितने में से? 5 में से। कोई डाउट है? 5 में से 2 हिस्से कितने किसको मिलेंगे? बी, ठीक है। कोई डाउट है? ये लेकिन पिज्जा तो एक ही था। अब मुझे फ्रैक्शन में मेरे को शेयर क्रिएट करना है, फ्रैक्शन में बातें करनी है, ठीक है। रेशियो जो होती है पार्टनर की, जो रेशियो होती है वो फ्रैक्शन में होती है, तो पार्टनर की रेशियो अगर फ्रैक्शन में डिसाइड करनी है भाई, हम रेशियो जो होती है सारी फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में बात करने के लिए कोई चीज पहले एक होगी तभी तो उसके हिस्से होंगे। मान लो मैं पिज्जा की जगह बोल दूं एक सेब था, उसके 5 टुकड़े कर दिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो शेयर बनाने के लिए, फ्रैक्शन में ऐसे बताने के लिए कोई चीज पहले एक होती है फिर उसी के तो हिस्से करते हैं, बचपन में ऐसा पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है, छोटी क्लास में 6ठी 7वीं में। तो मैंने इसके हिस्से कर दिया, हिस्से को तो बोल रहे हैं शेयर, तो पहले ऐसा होता था, ठीक है। कोई डाउट है क्या? पहले वो एक पिज्जा लेते थे, उसके 5 टुकड़े कर लेते थे, और 5 टुकड़े में से 3 कौन ले लेता था? ए। 5 में से 3 ए को मिलता था और 5 में से 2 बी को मिलता था। अब नई, ये तो हो गया नए पार्टनर के आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले। अब जब नया पार्टनर आएगा तो देखना क्या होगा, देखना जरा। अब ये तो हो गया नए पार्टनर के आने से पहले की सिचुएशन। अब नया पार्टनर आ रहा था, देखो एक नया पार्टनर है, अभी भी हमने एक पिज्जा खरीदा, अच्छा अब एक पिज्जा खरीदेंगे ना तो वो कहेगा भाई देख तुम जो मर्जी करो, पहले 1/5 मेरा, ये हिस्सा तो मेरा हो गया, इसने पहले बोल दिया 1/5 हिस्सा मेरा, ये कौन कह रहा है? सी। तो और फिर बचा हुआ तुम अपना जो मर्जी करो, बचा कितना है? 3/4 ना, 4/5, ठीक है, ठीक है, 4/5। तो देखो जरा अब की बारी क्या हुआ, इसने बोला देखो पहले तो मेरा 1/5 साइड कर दो, ये तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है। तो देखो पिज्जा तो एक ही था, पिज्जा तो अभी भी एक है, और एक पिज्जा में से सी, देखो पहले एक टुकड़ा निकाल दिया, सी का फिक्स हो गया, सी का कितना फिक्स हो गया? 1/5। सी ने तो अपना मांग लिया, ये सी का चला गया, ठीक है। अब बचा हुआ 4/5 है, बचा हुआ ये जो रिमेनिंग 4/5 है, ठीक है, ये किस में मिलेगा? किसको मिलेगा? ए और बचा हुआ ए लेगा और बी लेगा। अब ये सुनना मेरे बचे हुए को क्या कह रहे हैं, सुनना, बचा हुआ 4/5 है, ये बचे हुए को पता क्या करें, अब ये जो बचा हुआ है ना, सी तो ले गया अपना हिस्सा, ये जो बचा हुआ है ना इसके 5 टुकड़े करेंगे। रेशियो कितनी है इनकी? 3:2, रेशियो 3:2 है ना, तो इसके 5 टुकड़े कर लो, ये हो गया 2 टुकड़े, 3, 1 2 3 हो गया, लो 5,
5 टुकड़े कर लिए। अच्छा अच्छा 4 हो गया तो एक और कर लो 5। अच्छा 1 2 3 कौन लेगा? ए। अब कह रहा देखो बचा हुआ कितना है? 4/5। इसके 5 टुकड़े कर दिए। 1 2 3 कितने में से? 5 में से। भाई टोटल 1 2 3 4 5 टुकड़े। 5 में से 3 किसको मिलेगा? एक को। किसका? जो बचा हुआ टुकड़ा है। बचे हुए जितने टुकड़े हैं देखो 1 2 3 4 5 टुकड़े ने। बचे हुआ 4/5 है, इसके 5 टुकड़े करें। 5 में से 3 किसको मिलेगा? एक को। ये मतलब है ना। अच्छा फिर बचा हुआ 4/5 है, उसमें से बी को कितना मिलेगा? 1 और 2, 2/5। समझ आ गया? तो कितना गया? 12/25 और ये 8/25। और सी का तो तुम्हें पता ही है 1/5 सी ने पहले ले लिया था। ठीक है तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो फ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए मैं करो शेयर क्रिएट करने के लिए, ठीक है शेयर क्रिएट करने के लिए हमने इसको लेट 1 मानेंगे और हमेशा आगे क्वेश्चनों में भी 1 मानेंगे। ठीक है कोई भी चीज़ पहले एक होती है उसी के तो टुकड़े होंगे। ठीक है ये बचपन में हमने जो छोटी क्लास में फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था उसी को यूज कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है कोई डाउट है क्या? तो देखो शेयर क्रिएट करने के लिए अब देखो जब शेयर क्रिएट होगा तो सी को कुछ मिलेगा, सी को कुछ मिलेगा और ए और बी को पहले इतना मिलता था, ए को मिलता था 3/5, बी को मिलता था 2/5 और ये जो मैं कह रहा हूँ ए को 3/5 मिलता था, बी को 2/5 मिलता था, इन्होंने अपने शेयर में से कुछ किसको दे दिया? सी को। और जब अपने शेयर में से सी को कुछ दे देंगे तो इनका शेयर घटकर कितना बचा? 12/25 और 8/25 कम हो जाएगा। ठीक है तो मेरी बात समझना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो हमें ये बात दिख रही होगी कि यार नए पार्टनर का शेयर क्रिएट हो रहा है, नए पार्टनर को 1/5 मिलेगा तो हमारे में से तो कुछ जाएगा और कुछ जाएगा तो हमारा शेयर कम होगा। जब हमारा शेयर कम होगा तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी। हमारे बीच में देखो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2। अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगी। ठीक है अच्छा वैसे देखो अगर इनको बांटे इनका जो करेगा तो कितना होगा इनका? अब देखो अगर मैं अब सुना मेरे बात, अब जरा देखो सुनना, अगर मैं रेशियो निकालूं पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2। अब जरा निकालो जरा ए बी सी की, देखो ए बी और सी की। तो ए का शेयर कितना है? नए पार्टनर के आने के बाद ए को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? और सी को कितना मिलेगा? 1/5। और रेशियो निकाल लो इनको। तो देखो एलसीएम ले लो सबका, एक करो 25, 12, 8 और 5 से 5। तो देखो 12 इसको हटा देते हैं जब रेशियो की जो फॉर्म निकालते हैं 12, 8, 5। ठीक है ये आ गई न्यू रेशियो। ठीक है नए रेशियो के हिसाब से नए पार्टनर के आने के बाद अब पार्टनरों की रेशियो क्या होगी? 12:8 रेशियो 5। तो अब बताओ ए को कितना मिल रहा है? 12/25। ए का शेयर 12/25 हो गया। अच्छा ए का शेयर 12/25 हो गया, पहले कितना था? 3/25। ए को पहले मिलता था 3/5 और अब कितना मिलेगा? 12। कम हो गया, 12/25 कम ही होगा उससे। अच्छा कम हो गया तो ये तो कहेगा यार ये रोने लगेगा, और रोएगा नहीं रोएगा क्योंकि मेरा शेयर तो कम हो रहा है। लेकिन वास्तव में शेयर कम हो रहा है, फ्रैक्शन में कम हो रहा है, वॉल्यूम में नहीं कम होगा। क्यों? जब नया पार्टनर को तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे जब 12, और जब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो जब प्रॉफिट बांटा जाएगा ना तो ये जो 12/25 जो शेयर है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से ना तो ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। बासमरी फ्रैक्शन में कम मिल रहा है, अमाउंट में वॉल्यूम में ज्यादा मिलेगा। ठीक है क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसलिए हमें इस बात की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नए पार्टनर को एडमिट करने से हमारा शेयर कम होगा। पहली बात क्लियर होगी। अभी तक मैंने सिर्फ इतनी देर में ये बात समझाई कि भाई नए पार्टनर को हम एक नए पर्सन को फर्म में पार्टनर बनाएंगे तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी, पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ जाएगा जिसको हम अपने बिजनेस में बोलेंगे काम करने के लिए तो ईमानदारी से मेहनत से काम करेगा क्योंकि उसका पैसा लगा है तो हमारे बिजनेस को और फायदा होगा, ग्रोथ करेगा बिजनेस। ठीक है अब और क्या कहते हैं, लेकिन फिर एक डर था कि भाई इसको अगर हम पार्टनर बनाते हैं तो भाई हमारा शेयर कम होगा तो नुकसान हो सकता है, तो नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक है इसलिए इसको पार्टनर बना लेना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो अब एक रीजन तो मैंने दे दिया कि नए पार्टनर को हम नए पर्सन को
हम पार्टनर क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं नए पर्सन को? हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और किसी के कोई ऐसा पर्सन चाहिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे काम को मैनेज कर सके अच्छी तरह से, ठीक है, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तक मैंने अपने चैप्टर का नाम भी नहीं बताया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मान लो एक पार्टनरशिप हमें मिस्टर ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। अब पार्टनर कैसे बने? इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, भाई बिना एग्रीमेंट के तो पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर ए और बी कभी मिले होंगे, मैंने बोला 5 साल पहले से काम कर रहे तो 5 साल पहले मिले होंगे, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारी बातें तय करी होंगी, तय करके बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आ रहा है आपस में बांट रहे हैं, और ये बिजनेस दोनों मिलकर चला रहे हैं, कोई एक चला रहा है बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इन्हें पैसों की नीड थी, ठीक है, इन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस बढ़ाना है। अच्छा, बिजनेस बढ़ाना है तो इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक पर्सन को हम अपने फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं। अब सुनना मेरी बात, देखो अब सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, सी को कहते हैं सी को पार्टनर बना लेते हैं। हम ए और बी ने बात करी और बोला सी को पार्टनर बना लेते हैं, और सी पार्टनर बन जाएगा तो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ जाएगा जो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर लेगा, ठीक है, बना लो पार्टनर। तो अगर देखो सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ये ए और बी ये दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब सहमति होनी चाहिए, दोनों पार्टनर राजी होने चाहिए। यानी अगर हम सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ए भी एग्री होना चाहिए और बी भी एग्री होना चाहिए। ए ने बी से पूछा सी को पार्टनर बना ले, उसने बी ने कहा हाँ ठीक है बना लो, तो अब दोनों राजी हैं। अगर ए और बी दोनों राजी हैं तभी सी को एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर बी कहता नहीं सी को पार्टनर नहीं बनाएंगे, किसी भी पार्टनर ने मना कर दिया, यानी इनमें से कोई भी एक पार्टनर अपनी सहमति नहीं दे रहा है, राजी नहीं है, कंसेंट का मतलब एग्री हो रहा है, सहमत हो रहा है, ठीक है। ए ने बी से पूछा, बी ने ए से पूछा और ये सहमत हो गए, राजी हो गए कि हाँ ठीक है सी को पार्टनर बना लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टनर सहमत होने चाहिए। अगर एक भी राजी नहीं है, एक की भी कंसेंट नहीं है तो सी को पार्टनर नहीं बना सकते, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ देखो ए और बी की सहमति से, ए और बी की रजामंदी से दोनों राजी होने चाहिए। जब पार्टनरों की रजामंदी से, जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनरों की रजामंदी से, जितने पार्टनर पहले से हैं, कितने पार्टनर हैं? 2, ए और बी। जब जो पार्टनर हैं पहले से उनकी सहमति से, सारे पार्टनरों की सहमति से, ठीक है, जब एक नया पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मेरे चैप्टर का नाम बता रहा हूं हम, देखो जब सारे पार्टनरों की रजामंदी से, सारे पार्टनरों की सहमति से एक नया पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, पार्टनर बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ में आ गया एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम में आया तो तुम लिखोगे क्या? देखो तुम लिखोगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन, ठीक है, इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर, ठीक है, जब एक पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर एडमिट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मैंने क्या बोला? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनरों की सहमति से, व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर, इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं? यहां तक पहली बात मैंने क्लियर कर दी, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, मेरे चैप्टर का नाम, ठीक है, किसे कहते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या लिखा हुआ है? तो लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 31, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिखा था सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। अब देखो सब सेक्शन तुम्हें नहीं पता तो तुम ब्रैकेट बोल सकते हो, लेकिन ब्रैकेट बोलना नहीं चाहिए। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने बताया था सेक्शन क्या होता है, मैंने बोला था लॉ जो होता है, लॉ में बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ को नंबर दे दिया जाता है, नंबरिंग कर दी जाती है, उसे हम बोलते हैं सेक्शन। तुम उसको पैराग्राफ नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे? सेक्शन। सेक्शन 31 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में ये बता रखा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 31 में कैसे लिखा हुआ है? देखो सेक्शन 31 में लिखा हुआ है कि a new partner
कैन बी एडमिटेड या शैल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, मैं कह रहा हूं अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, याद रखना सारे पार्टनरों की सहमति से। क्लियर हो गया? पहली बात बता, ये बात क्लियर होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं। अब सुनो, जो पर्सन फर्म में पार्टनर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कौन? सी। इसको हम बोलते हैं न्यू पार्टनर। क्या बोलते हैं? न्यू पार्टनर। ठीक है, जिसको हम एज ए पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू पार्टनर। इसका एक नाम और होता है इनकमिंग पार्टनर। आगे से ये वर्ड यूज होंगे तो याद रखना, इनकमिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर या जिस पर्सन को हम एज ए पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पार्टनर बना रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरा देखो, जो ऑलरेडी पार्टनर है, जो पहले से पार्टनर है, कौन पार्टनर है पहले से? ए और बी। ए और बी पहले से पार्टनर है, इनको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं? ओल्ड पार्टनर। या इसको एक नाम और दे सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है जी, तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। जिस पर्सन को हम एज ए पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको हम पार्टनर बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। और जो पहले से पार्टनर हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स बोल दो, दो हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैंने अभी तुम्हें बोला कि हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, इसको हम सी को एज ए पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, सी को हम पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, जब सारे पार्टनर सहमत हो, सारे पार्टनर राजी हो, तो मैंने बोला कि जब सारे पार्टनरों की सहमति से, रजामंदी से एक नया पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, जब उसको हम पार्टनर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं उसका रीजन देखो। पहली बात, अभी तो एक बात तो क्लियर हो गया, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला काम तो ये देखो, फर्स्ट हम बात कर सकते हैं टू एक्सपेंड बिजनेस। अच्छा भाई, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड बिजनेस। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम अदर सिटी में, अदर स्टेट्स में भी बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो हम अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पर्सन्स की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जरूरत होगी। तो हमने एक पर्सन को एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लेंगे और वो पार्टनर बनेगा, मालिक बनेगा, तो बिजनेस को अच्छे से मैनेज करेगा रात दिन। ठीक है, तो अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। मैं कह रहा हूँ नए पार्टनर का एडमिशन क्यों किया जाता है? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के काम को बढ़ाने के लिए। टू एक्सपेंड बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन बोल सकते हो, बिजनेस का और जो एक्टिविटीज है, काम को बढ़ाने के लिए हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। और क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत होती है भाई, नई जगह में काम खोलना है, नए प्लेस पे काम खोलना है तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए टू एक्वायर मोर कैपिटल, हमें और कैपिटल चाहिए, हमें और पैसा चाहिए। ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है, हमें कैपिटल की जरूरत है भाई। नया बिजनेस खोलना है, नई जगह काम करना है, ठीक है, तो हमें पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? हम किसी को पार्टनर बना लेंगे, वो कैपिटल लेके आ जाएगा तो आ जाएगा पैसा। तो टू एक्वायर मोर कैपिटल, और कैपिटल चाहिए तो हम नए पार्टनर को एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसके अलावा देखो और क्यों एडमिशन करेंगे हम इसको पार्टनर, और किस लिए बनाएंगे? तो दो तो ये चीज थी कि भाई बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और पैसे की जरूरत है। इसके अलावा देखो हम इसको पार्टनर क्यों बनाए, तो देखना हम इसको पार्टनर क्यों बनाए। तो देखो पार्टनर बनाने का अगला रीजन क्या हो सकता है कि हम इसको पार्टनर बना सकते हैं कि देखो हमें ये पता है कि ये आदमी जो है ना, मिस्टर सी, ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। जो हमारा बिजनेस है, जो हम काम कर रहे हैं, उस काम की इसको बहुत नॉलेज है, बहुत इसको बहुत नॉलेज है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। मुझे पता है कि अगर ये आदमी मेरे बिजनेस के साथ जुड़ जाए तो इसकी नॉलेज का, स्किल का फायदा उठा के हम अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी नॉलेज का, इसके मैनेजरी स्किल का, इसके मैनेजमेंट का, बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, मैं कह रहा हूँ अगर इस आदमी को हम एज ए पार्टनर चुन ले तो इसकी नॉलेज का, इसके एक्सपीरियंस का, इसके मैनेजरियल स्किल का हमें बहुत फायदा होगा।
तो अगर हम किसी पर्सन के नॉलेज का, मैनेजर स्किल का फायदा उठाना चाहते हैं तो भी हम उसको एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं टू टेक बेनिफिट या एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज ऑफ मैनेजरियल स्किल, ठीक है, एंड नॉलेज बोल सकते हो। किसी का, ठीक है, किसी की नॉलेज का, किसी की एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए हम पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो और हम इसको पार्टनर क्यों बनाए, क्या जरूरत है पार्टनर बनाने की। तो मैं कह रहा हूं अगर मान लो ये विराट कोहली है, हाँ, तुम्हें लगता है अगर ये आदमी सी नहीं है, ये विराट कोहली है, ठीक है, अब बताओ विराट कोहली है तो अच्छा अगर ये विराट कोहली है तो बताओ, तो इसको पार्टनर बनाने से फायदा होगा क्या? मैं बहुत फायदा होगा भाई। विराट कोहली है तो उसकी मार्केट में गुडविल है, ठीक है, एक भाई ऐसा पर्सन है जो पूरी इंडिया में फेमस है, लोग जानते हैं इसको। तो हमें पता है कि अगर इस पर्सन को हम पार्टनर बना ले तो हमारा काम तो वैसे ही चल जाएगा। ठीक है, इसकी गुडविल का एडवांटेज मिलेगा हमें। तो सामने वाले पार्टनर की गुडविल का, अगर सामने वाला पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसकी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल, अच्छा नाम है, तो उसकी गुडविल का एडवांटेज लेने के लिए भी हम पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो देखो होता है मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी हीरो को उठा के, किसी हीरोइन को, किसी सिंगर को उठा के इलेक्शन लड़वा देते हैं कि वो लोगों में अच्छी इमेज है, अच्छा नाम है, जीत जाएंगे। तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं, हम भी तो यही काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी फिल्म स्टार को पार्टनर बना लो, ठीक है, किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पार्टनर बना लो, तो उसके नाम का फायदा, उसकी गुडविल का फायदा हमें मिलेगा। तो सामने वाले की गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए भी हम पार्टनर बना सकते हैं। टू टेक बेनिफिट ऑफ गुडविल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और किस लिए बना सकते हैं? अच्छा, और एक कारण भी हो सकता है, देखो मान लो ये सी है, सी हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, बहुत एक नया पर्सन सी आया है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, इसको काम की बहुत अच्छी नॉलेज है, हमारे जो काम हम कर रहे हैं इसको भी नॉलेज है, जो हमारा नेचर वर्क है वही इसका भी नेचर वर्क है, और उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखता है। अब ये हमारे सामने काम खोल के बैठ गया, इसने हमारे सामने काम खोल के बैठ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आदमी अभी नया नया इसने काम खोला है, लेकिन नॉलेज तो उसको बहुत है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, अगर ऐसे काम करता रहा तो ये तो मार्केट में मेरे को कम्पीट करके मेरे को पीछे कर देगा। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे कि भाई सामने वाला जो पर्सन है, मेरे काम की नॉलेज को बहुत अच्छी है, अगर ये मार्केट में सामने को खोल के दुकान खोल के बैठा तो ये मेरे काम को तो बंद कर देगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैं उसे बुलाऊंगा, मैं कहूँगा भाई तू मेरे साथ पार्टनर बनना चाहता है? उसने कहा ठीक है बनना चाहता हूँ, काम खत्म, पार्टनर बना लो, कंपटीशन खत्म हो गया। ठीक है, इसे हम पार्टनर बना लेंगे और हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए अब वो मेरे साथ ही काम करेगा तो उसकी नॉलेज का फायदा भी मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम पार्टनर बनाते हैं। तो देखो समझ में आ गया? टू रिड्यूस कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम पार्टनर बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है? तो इन कारणों से होता है। ठीक है भाई, क्या कारण हो सकते हैं? हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। हमें और कैपिटल की जरूरत है तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। ठीक है, हम किसी की मैनेजर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। ठीक है, किसी की गुडविल का एडवांटेज लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। और कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी तक अगर हमें लिखना हो एक पॉइंट में तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो सुनना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सुना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की सहमति से। व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो क्या लिखा हूं, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड
ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रीजन, नया पार्टनर एडमिट किया जाता है फॉलोइंग रीजन की वजह से। रीजन क्या है? टू एक्सपेंड बिजनेस, टू एक्वायर मोर कैपिटल, टू टेक एडवांटेज ऑफ मैनेजर स्किल एंड नॉलेज, और क्या सकता है? टू टेक एडवांटेज ऑफ गुडविल या बेनिफिट ऑफ गुडविल, और टू रिड्यूस कंपटीशन। एक पॉइंट हमें लिखना हो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं और नया पार्टनर का एडमिशन किन किन कारणों से होता है। क्लियर हो गया? एक बात क्लियर होगी यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। चलो अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट देखना। लो जी भाई, हम फिर से कह रहे हैं ये मिस्टर सी है और इसको 1/5 शेयर के लिए हम पार्टनर बना रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना रहे हैं। अब देखो जब ये सी पार्टनर बन जाएगा, सी पार्टनर बन गया फर्म में, तो इसको कौन से राइट मिलेंगे? अगला पॉइंट है देखो, राइट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर। जब ये पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट कर लिया जाएगा, अब ये पार्टनर बन गया है, अब सी पार्टनर बन गया। अब इस फर्म के अंदर, इस बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर हैं? 3, ए बी सी, सी पार्टनर बन गया। जब सी पार्टनर बन जाएगा तो सी को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? तो एग्जाम के लिए 2 फेमस राइट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला राइट देखो, तो राइट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, हेडिंग बनाओगे राइट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। तो देखो कौन कौन से राइट है। पहला राइट देखो क्या है, जब ये पार्टनर बन जाएगा तो पहला राइट होगा इसको राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। भाई फ्यूचर में फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, फ्यूचर में फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसमें हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ये मालिक बन चुका है, पार्टनर है, तो फर्म फ्यूचर में जो भी कमाएगी, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, इसका शेयर होगा। तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, फर्म फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स कमाएगी उसमें इसका शेयर होगा, ये भी शेयर डिवाइड लेगा, हिस्सा लेगा, शेयर करेगा, ठीक है। दूसरा, अब एक बात हो, अब ये इस फर्म में मालिक है, अब ये मिस्टर सी इस फर्म का ओनर है, तो फर्म फ्यूचर में जब बंद होगी तो ये पर्सन कहेगा फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं जब बेची जाएगी तो उसमें मान लो ये 1/5 शेयर खिला रहा है, तो कह रहा 1/5 शेयर मेरा, फर्म की शेयर में हिस्सा मांगेगा, और राइट बनता है क्योंकि पैसा लगा रखा है, तो राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। दूसरा, फर्म की एसेट में हिस्सेदारी आ जाएगी इसकी, राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की एसेट में हिस्सेदारी आ जाएगी। कोई डाउट है? तो ये 2 मेन राइट है, ये 2 मेन राइट है जो एक नया पार्टनर एक्वायर करता है। जब भी एक पर्सन फर्म में पार्टनर बनता है तो उसको 2 मेन राइट मिलते हैं। पहला, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, और राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। भाई ये फर्म के एसेट्स में क्लेम कर सकता है कि मेरा हक इतना बनता है अगर बिजनेस बंद होता तो। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? ये आ गया राइट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, 2 मेन राइट। क्लियर हो गया? चलो जी, अब उसके बाद एक मेन बात आती है, देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो मेरे चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो एक मेन बात और समझानी मुझे इसमें, क्लियर हो गया? अब देखो जरा, एक मेन बात क्या है, देखो मैंने बोला ए और बी पार्टनर थे पहले से, और जब ए और बी पहले से पार्टनर थे तो जब इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया होगा, पार्टनरशिप बनाई होगी, तो आपस में एग्रीमेंट किया होगा। भाई पहले ए और बी मिले होंगे कभी 5 साल पहले, मैंने बोला 5 साल पुराना बिजनेस है, अगर तुम 5 साल पहले ए और बी मिले और ए और बी ने मिलकर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आपस में बांट रहे हैं, और ये बिजनेस दोनों मिलकर चला रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है ये कितने लोगों का बिजनेस है? 2 लोगों का, 2 लोगों वाली पार्टनरशिप है। अभी ए और बी पार्टनर है तो कितने लोगों वाली पार्टनरशिप है? 2 लोगों की। और ये एग्रीमेंट कितने लोगों का है?
दो लोग, जाहिर सी बात है ए और बी ने पार्टनरशिप करी तो एग्रीमेंट में जो भी राइट्स ड्यूटीज टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी वो किसकी लिखी होगी, ए और बी। क्लियर हो गया। अब जरा सोचो, नया पार्टनर सी आ रहा है, सी का एडमिशन हो रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट जो ओल्ड वाला है वो बेकार हो गया? क्यों? क्योंकि ओल्ड एग्रीमेंट में तो ए और बी की बातें लिखी हुई है। ओल्ड एग्रीमेंट बेकार हो गया, कैंसिल हो गया, इसका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में तो दो लोगों की बातें लिखी है, अब तो तीसरा पार्टनर आ गया, तो इसका मतलब ये पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। और एक बात हो, अगर ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो तुम्हें नहीं लगता कि ए और बी मिले थे, मिलकर एग्रीमेंट किया था, दो लोगों वाली पार्टनरशिप बनी थी, वो पार्टनरशिप खत्म हो गई? दो लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म नहीं हो गई क्या? ए और बी ने मिलकर एग्रीमेंट करके दो लोगों वाली पार्टनरशिप बनाई थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि नया पार्टनर सी आ रहा है, ठीक है। और जब नया पार्टनर सी आ रहा है तो एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होगा? अब 3। जब 3 लोगों का एग्रीमेंट होगा तो दो लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म, अब कितने लोगों वाली पार्टनरशिप बनेगी? 3 लोगों वाली। समझ में आ गया? ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई। मेरी बात सुना, मैं कह रहा हूं ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया, खाली इनके बीच में एग्रीमेंट बदल गया। जब एग्रीमेंट खत्म हो गया, दो लोगों वाला एग्रीमेंट, दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई थी, दो लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है, दो लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, बिजनेस अभी भी चल रहा है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब फर्क कितना है, नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और नया एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में बनेगा? अब जो न्यू एग्रीमेंट बनेगा, वो न्यू एग्रीमेंट में 3 लोगों की बातें लिखी जाएंगी, ठीक है। नए एग्रीमेंट में 3 लोग कौन होंगे? ए, बी और सी। इसमें ए ने कितनी कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल कितनी लगाई, सी ने कितनी कैपिटल लगाई, और ए बी सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ए बी सी तीनों की होगी। अब पुरानी वाली पार्टनरशिप, दो लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म, अब नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। नए एग्रीमेंट में 3 लोग होंगे, ए बी सी, तो 3 लोगों वाली पार्टनरशिप बन गई। अब यानी पुरानी 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म और 3 लोगों वाली पार्टनरशिप बन गई, शुरू हो गई, और नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, और नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है। अब जो नया एग्रीमेंट है वो 3 लोगों वाला है, तो 3 लोगों वाली पार्टनरशिप है। अब जो नई पार्टनरशिप है वो 3 लोगों की है, 3 पर्सन है, उसमें मिस्टर ए बी सी 3 लोगों की पार्टनरशिप है। पहले कितने लोगों की पार्टनरशिप थी? 2। तो ओल्ड पार्टनरशिप 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप 3 लोगों वाली पार्टनरशिप बनाई गई है। क्लियर हो गया? और बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, जब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है, ध्यान रखना, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया यानी 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, कितने वाला? 3 लोगों वाला। इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट नहीं हुई क्या? 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म, हमने 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म करके 3 लोगों वाली पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट करी, दोबारा से बनाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियलिटी में क्या होता है, हमारा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पहले जो मैं कर रहा हूँ, पुरानी बुक्स होती थी तो उसमें इस चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर ना होके इसको ऐसे लिखते थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का दोबारा से बनना, क्यों बन रहा है पार्टनरशिप दोबारा से? क्योंकि एडमिशन हो रहा है, पार्टनरशिप दोबारा से बनाई जा रही है, रिकंस्टिट्यूट हो रही है। देखो, 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, 2 लोगों वाली पार्टनरशिप बंद हो गई, और कितनी वाली दोबारा से बनाई गई? 3 लोगों वाली। तो इसको हम बोलते थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन होने की वजह से नए पार्टनर के एडमिशन हो जाते, नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से, नए पार्टनर का एडमिशन होने की वजह से ओल्ड एग्रीमेंट खत्म। अच्छा, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, इसका मतलब 2 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा 3 लोगों के बीच में, यानी नई पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हुई, पार्टनरशिप हम दोबारा से बनाई गई 3 लोगों वाली, ठीक है। क्यों बनाई गई? क्योंकि नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। क्लियर हो गया? तो पेपर में पूछ सकता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन? तो देखो, तुम क्या बोलोगे? रिकंस्टिट्यूशन मीन्स क्या? एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। देखो,
मैं कह रहा हूँ किसे कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम क्या बोलोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, देखो इधर देखो ऐसे बोलोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अच्छा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज हुआ क्या, यस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट बनाया गया, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज लाया गया, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। फर्म पे की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। फर्म वैसे ही चलती रहेगी, फर्म पहले भी चलती थी और आज भी चल रही है, फर्म की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और फर्म क्या करेंगे, फर्म नए एग्रीमेंट के साथ फर्म को हम कंटिन्यू कर देंगे। यानी जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ओल्ड एग्रीमेंट जो होता है वो एंड हो जाता है, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, ठीक है, ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड। क्या होता है, न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। और जब ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। भाई पुराना एग्रीमेंट खत्म, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नया एग्रीमेंट बनाया गया, नई पार्टनरशिप बनाई गई। क्लियर हो गया। अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है ये कब कब हो सकता है, तो ध्यान रखना, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे हो सकता है, जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हो सकता है, ठीक है, जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेता है तो हो सकता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हो सकता है, और इसके अलावा देखो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब हो सकता है। सुनना मेरी बात, पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं। देखो जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर थे, सुनना मेरी बात ढंग से, ABC 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए एक पार्टनर था, मिस्टर बी एक पार्टनर था, मिस्टर सी एक पार्टनर था, ABC 3 पार्टनर थे। अब मेरी बात सुनो, बी रिटायर हो गए चला गया, बी रिटायर हो गए चला गया, पहले एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में था, 3 लोग, ABC तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया होगा, ABC तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया होगा 3, और जैसे बी रिटायर होकर चला जाएगा, बी चला गया छोड़कर, अब बताओ जरा पहले एग्रीमेंट कितने लोगों का था, 3, अब बी तो चला गया, अब बताओ बिजनेस को बचे हुए पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन, ए और सी, नए एग्रीमेंट के साथ। तो जैसे ही बी रिटायर होके गया, पुराना एग्रीमेंट 3 लोगों वाला एग्रीमेंट खत्म, 3 लोगों वाला एग्रीमेंट खत्म, और अब नया एग्रीमेंट कौन कितने लोगों के बीच में बनेगा, 2 लोगों में, ए और सी के बीच में, और नए एग्रीमेंट के साथ वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ओल्ड पार्टनरशिप ABC 3 वाला पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप बनाएगी ए और सी के बीच में, ठीक है। तो जब एक पार्टनर का रिटायर होता है तो जो पार्टनर छोड़ के चला गया, बचे हुए पार्टनर नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर से ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल और नया एग्रीमेंट बनाया गया, 3 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म, 2 लोगों वाली पार्टनरशिप बनाई गई, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसकी वजह से हो रहा है ये, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसी तरह कोई पार्टनर परमानेंटली चला गया, ठीक है, ABC पार्टनर थे, बी दुनिया छोड़ के चला गया, बी की डेथ हो गई, अच्छा बी चला गया छोड़कर, अब भी तो बात एक ही है, बी चला गया, अब बताओ पहले कितने लोगों वाली पार्टनरशिप थी, अब कितने लोगों वाली पार्टनरशिप है, 2, नए पार्टनर नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ए और सी बचे, मैं नए कह रहा हूँ, बचे हुए पार्टनर जो है नए एग्रीमेंट बनाएंगे, ए और सी नए एग्रीमेंट बनाएंगे और बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्टनरशिप 3 लोगों वाली थी वो खत्म, अब पार्टनरशिप 2 लोगों वाली है और नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस करेंगे, इसका मतलब फर्म रिकंस्टिट्यूट हुई, पहले 3 वाली पार्टनरशिप खत्म और अब 2 वाली पार्टनरशिप बनाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सुनना मेरी बात, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसे कहते हैं, जब देखो मैं ये नहीं कह रहा सी का एडमिशन हो रहा है, सुनना, मैं नहीं कह रहा सी का एडमिशन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ए और बी पार्टनर थे और इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा था, ए और बी पार्टनर थे, इनके बीच में एग्रीमेंट था। अच्छा एग्रीमेंट जो था ना उसमें ए और बी ने पहले से तय कर रखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2 है, ठीक है। अब भाई जब पार्टनरशिप बनाई थी आज से 5 साल पहले, तब भाई हो सकता है ए के पास, मैं कह रहा हूँ ए के पास पैसा ज़्यादा था, बी के पास पैसा कम था, या ए को नॉलेज ज़्यादा थी, कुछ भी होता है, इन्होंने आपस में तय करा था कि प्रॉफिट 3:2 में बांटा जाएगा। अब 5 साल हो चुके हैं, दोनों ने मेहनत करी, इक्वल मेहनत करी, रात दिन एक किया, अब बी कह रहा कि नहीं यार देखो जब तब की बात और थी, अब तो प्रॉफिट बराबर बांटना चाहिए, ठीक है। ए ने कहा ठीक है यार चल तू कह रहा तो ठीक है बराबर बांटेंगे, आज से अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, तो इनकी प्रॉफिट को बांटने की रेशियो बदल गई,
इन्होंने आपस में मिलकर तय कर लिया कि चलो आगे से हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, ठीक है। तो जब प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे तब भी ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल और नया एग्रीमेंट बना जाएगा, जिसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, इक्वली बांटेंगे। तो जब पार्टनर आपस में प्रॉफिट को बांटने के रेशियो बदलते हैं तो भी ध्यान ना एग्रीमेंट चेंज होता है, और एग्रीमेंट चेंज होगा तो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, यानी ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, नया एग्रीमेंट बनाएगा, इसका मतलब नई पार्टनरशिप बनाएगा, ठीक है। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब भी पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब इसमें लास्ट बात जो बतानी है मुझे वो देखो, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट बात है। देखो जरा मैं कहता फिर से एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर ए और मिस्टर बी एक पार्टनर है, और प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। अब नया पार्टनर सी आ रहा है, सी का एडमिशन हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब देखो जरा मैं कह रहा हूं जब नया पार्टनर सी है फर्म में एज ए, मैं कह रहा हूं एक नया पर्सन सी फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाएगा, उसको एज ए पार्टनर एडमिट किया जाएगा, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्वेश्चन बनेगा एक कि व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। भाई जब नया पार्टनर को तुम इसको मिस्टर सी को हम पार्टनर बनाओगे, जब एक नया पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, जब सी को पार्टनर बनाया जाएगा तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन हमारा जो अगली हेडिंग बोल दो, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर दोगे तुम क्या, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट है देखो, सबसे पहले बात देखो जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो अभी मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि जब नया पार्टनर सी आएगा, सी को 1/5 शेयर मिलेगा। अच्छा सी को 1/5 मिलेगा तो सी को ये जो 1/5 है कौन दे रहा है, ए और सी दे रहे हैं। जब नया पार्टनर सी आएगा तो ए अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करेगा, ए सैक्रिफाइस करेगा, और बी भी अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है, याद है क्लियर हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो बचे हुए पार्टनर हैं, तो नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जो पुराने पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं, वो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, और जो किसको मिलता है, नए पार्टनर, ठीक है। याद करो कितना मिला था, इसने कितना सेक्रीफाइस किया था, ए ने, एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, ए का 3/25 ए ने सेक्रीफाइस किया था, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए का सेक्रीफाइस, और बी का कितना था 2/25, और ये जो 2/25 था और 3/2 ये सी को मिला था, ऐसे तो मिला था ना, देखो 3/25 प्लस 2/25 दोनों का एलसीएम दिया था, और उसको काटेंगे तो 1/5 है, ठीक है, यही था ना। तो मैं क्या कर दूँ, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, सुना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, यानी जब सी जो है पार्टनर बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सी पार्टनर बनेगा तो जो पुराने पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा छोड़ेंगे। जैसे मेरे एग्जांपल में ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/25 और बी ने सेक्रीफाइस किया था, और सी ने गेन किया था, सी को गेन हुआ था 3/25 फ्रॉम ए और 2/25 फ्रॉम बी, ठीक है, मिला, और ये इसको मिला के बन गया 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ए का शेयर कम होगा और बी का शेयर भी कम होगा, वो मैंने अभी दिखा दिया पहले। जब ए का शेयर कम होगा, बी का शेयर कम होगा और सी का शेयर 1/5 हो जाएगा, तो इनकी रेशियो बदलेगी, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी तो हमें याद रखना, पहले प्रॉफिट को 3:2 में बांटा जाता था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी। तो हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है
तो हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ता है। यानी कौन कौन से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो पहले एडजस्टमेंट किस चीज की है, सबसे पहले हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी कि भाई अब नए पार्टनर के आने के बाद पहले ए भी खाली प्रॉफिट लेते थे, अब सी भी लेगा, तो नए पार्टनर के आने के बाद सी के पार्टनर बनने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। रेशियो मैं कह रहा हूं न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, इनके बीच में रेशियो क्या है, ठीक है, वो निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेन तो इसी ने किया, पता ही चल रहा है, सी ने गेन किया, लेकिन ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने सैक्रिफाइस। अच्छा, इनके बीच में रेशियो निकालो तो देखो ऐसे, ए और बी की सैक्रिफाइस की रेशियो 3/25, 2/25, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो मैं कहूंगा कि ए और बी ने 3:2 में सैक्रिफाइस किया। तो मैं कह रहा हूं जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो करनी पड़ती है, ठीक है। हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला ना, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है कि हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करनी पड़ेगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेन तो तुम्हें पता ही होता है, ठीक है जी, पहला बात खत्म। अच्छा, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो, पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड समझ में आ गया पहली बात, कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा देखो सुनो मेरी बात, जब नया पार्टनर सी आता है, तो जब नया पार्टनर सी आता है ना, तो हो सकता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, जो हमारी बैलेंस शीट होगी, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर हो सकता है यहाँ पर कुछ रिजर्व पड़ा, जनरल रिजर्व। अब तो तुम्हें पता चल गया जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व पढ़ाओ, 10,000 का मान लो जनरल रिजर्व है, ठीक है, 10,000 का हमारी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है। जनरल रिजर्व मैंने बताया था अभी फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम बचाकर रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं कि फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी है, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें यूज करेंगे। हमने पहले से जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखा हुआ है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये रिजर्व है। और हो सकता है कुछ लॉस हो, मान लो बैलेंस शीट में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, एसेट साइड में लिखने का मतलब डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर मान लो 5,000 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो मेरा कहने वाला हो सकता है हमारी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स पड़े हों जो हमने पास्ट में कमाए थे और रखे हुए हैं सेव करके, और हो सकता है कुछ लॉस पड़ा हो। तो जब भी, मेरी बात सुनो, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, अब ये सी पार्टनर बन जाएगा, और अगर सी पार्टनर बन जाएगा तो हमारी बैलेंस शीट में जो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट पड़ा था, जो प्रॉफिट में से पैसा अलग किया था, सेव करके रोक के रखा हुआ था, अब नया पार्टनर सी, ये सी कहेगा भाई मैं भी तो मालिक हूँ, तो मेरा भी हक बनता है। लेकिन क्या बताओ, सी पार्टनर बनने के बाद जब इसमें 10,000 में हिस्सा मांगेगा तो क्या उसका राइट बनता है इस पे? ये क्या प्रॉफिट उसने कमाया था? ये प्रॉफिट तो हमने जब कमाया था कभी, तो जब प्रॉफिट बांटा गया तो उसमें से कुछ पैसा हमने सेव कर लिया, बचा लिया, इसमें सी का कोई राइट नहीं बनता। लेकिन जब सी पार्टनर बन जाएगा और तुम उसको एडजस्ट नहीं करोगे, इसको नहीं हटाओगे, तो वो पहले इस प्रॉफिट पे, इस रिजर्व पे उसका भी हक बन जाएगा। इसी तरह कोई लॉस है तो हम भाई सी को पार्टनर बनते ही लॉस क्यों देंगे, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट में कोई लॉस पड़ा हुआ है तो इस लॉस को हम बांट कर खत्म कर लेंगे आपस में, पुराने पार्टनर आपस में शेयर कर लेंगे, ताकि नए पार्टनर को उस पर कोई फर्क ना पड़े, आते ही उसको लॉस नहीं मिले, ठीक है। तो मेरा कहना क्या होता है, बैलेंस शीट में कुछ एक्यूमुलेट का मतलब जो पहले से प्रॉफिट कमा के इकट्ठा होकर पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना। अगर पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, जो कमा के हमने रिजर्व बना के या प्रॉफिट के नाम से रखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो जो मैं कह रहा हूँ जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसको ओल्ड पार्टनर में, पुराने पार्टनरों में, पुरानी रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि उन्हीं का हक बनता है इस पे। तो चाहे पुराना लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सब उस पर किसका राइट बनता है?
ओल्ड पार्टनर का, तो उन्हीं को मिलना चाहिए, नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। तो जब भी नए पार्टनर का मैं कह रहा हूँ नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जितने भी बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटकर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या होगी इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits comma losses and reserves। ठीक है, क्लियर हो गया? जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जितने भी रिजर्व होंगे, बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। किस में बांट दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी। अब एक चीज और देखो दोनों, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, मिस्टर सी फर्म में पार्टनर बन रहा है, मिस्टर सी को हम पार्टनर बना रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई देखो तुम पार्टनर बन रहे हो तो कैपिटल तो लानी पड़ेगी, तुम्हें कैपिटल देनी है, 1 लाख रुपए कैपिटल देनी है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, खाली कैपिटल मांगेंगे क्या इससे? इससे क्या बोलेंगे पता है? देखो जी हम पिछले 5 साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल में हमने रात दिन मेहनत करी है और कस्टमर बनाए हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर ऑलरेडी हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कस्टमर बेस है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, और हमारे जो पिछले 5 साल की मेहनत से अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने की वजह से, अच्छी सर्विस देने की वजह से, अच्छी कस्टमर से अच्छा बिहेव करने की वजह से, ईमानदारी से काम करने की वजह से कस्टमर हमारे पास बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हमारे पुराने बहुत सारे कस्टमर है और जो फ्यूचर में आएंगे, हमारा माल बिकेगा, हमें मॉनेटरी एडवांटेज होगा, हमारे फर्म की गुडविल है। ठीक है, हम इसे बोलेंगे देखो भाई हमारे फर्म की गुडविल जो है ना वो 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये तो हमारे फर्म की गुडविल है। ठीक है, हम उसको बताएंगे, किसको बताएंगे? सी को, कि हमारे फर्म की गुडविल 60,000 रुपये। आप देखो उसको क्या बोलेंगे, देखो जी आप पार्टनर बन जाओगे, जब आप पार्टनर बन जाओगे तो जो फ्यूचर में गुडविल की वजह से एडवांटेज आएगा 60,000 का, फ्यूचर में 60,000 का हमारी मेहनत की वजह से, पास्ट की मेहनत की वजह से फ्यूचर में मॉनेटरी एडवांटेज आएगा, 60,000 का फायदा होगा। आप कहोगे 60,000 में मेरा हिस्सा बनता है। सी क्या कहेगा? देखो सी कहेगा, सी शेयर देखो इन गुडविल, गुडविल की वजह से जो फायदा होगा, सी कहेगा देखो 60,000 फर्म की गुडविल की वजह से फ्यूचर में 60,000 का बेनिफिट होगा। अच्छा 60,000 का बेनिफिट होगा तो 1/5 मेरा, कितना गया? 12,000। ठीक है ना, 12,000। सी कहेगा 12,000 तो मुझे मिलेगा। अब हम सी को बोलेंगे देखो फ्यूचर में जैसे ही 60,000 का प्रॉफिट आएगा तुम कहोगे 1/5 मेरा, 12,000 तुम मांगोगे। आपने मेहनत करी क्या? आपका कोई रोल बनता है इसमें? भाई पास्ट में रात दिन हमने मेहनत करी, हमारी मेहनत का फल है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में आप मानोगे नहीं, आप मांगोगे। तो फ्यूचर में अगर 60,000 में हिस्सा लेना है ना 1/5, तो आज पे करो, आज पे करो। तो मेरी बात सुना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हम इससे कैपिटल का पैसा तो मांगेंगे, साथ में गुडविल का पैसा मांगेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या हम बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और हम इससे प्रीमियम फॉर गुडविल मांगेंगे, गुडविल का पैसा मांगेंगे, और गुडविल का पैसा मांगेंगे तो उसकी एंट्रियां करनी पड़ेगी। भाई गुडविल का नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाएगा, नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल का पैसा ला रहा है, साथ में गुडविल का पैसा दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, तो उसकी क्या एंट्रियां होंगी, कौन कौन सी एंट्री पास की जाएगी, उसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है, यानी गुडविल की वैल्यू निकाल के नए पार्टनर से उससे गुडविल का पैसा मांगा जाता है, उसकी एंट्री पास की जाती है, उसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है? तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, जितने भी रिजर्व वगैरह पड़े होंगे, फ्री रिजर्व पड़े होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स पड़े होंगे, लॉसेस पड़े होंगे, वो सब बांटकर ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा, ओल्ड रेशियो में। और उसके बाद देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। और देखो जरा सुनना, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, देखो सुनना बेटा, ये मेरी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग, ठीक है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग पड़ी है, ये बिल्डिंग पड़ी है, मान लो 5 साल पहले मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, 5 साल पहले जब मैंने बिल्डिंग खरीदी थी
तो वो बिल्डिंग मान लो समझाने के लिए 20 लाख की थी, 20 लाख की थी। अब 5 साल बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख की होगी क्या? तो जाहिर सी बात है 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी, ठीक है। हो सकता है मेरी बिल्डिंग के पास से मेट्रो चली गई हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मैं करो 5 साल बाद बिल्डिंग, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल पहले मैंने इस बिल्डिंग को 20 लाख की खरीदी थी। और याद करो हम बैलेंस शीट बनाते टाइम 11th क्लास में मैंने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करवाया था। और कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? असेट को उसके परचेज प्राइस पे, एक्वायर्ड प्राइस पे, जिस प्राइस पे असेट को खरीदा उस पर दिखाना होगा। तो मैंने बैलेंस शीट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हुए 20 लाख पे दिखा रहा था। मान लो डेप्शन वगैरह लगाने के बाद आ गया, ठीक है। अब असेट को तो हमने उसको एक्वायर्ड प्राइस पे किया। कायदे से बात करें तो एक बात हो, असेट की वैल्यू हर साल बढ़ रही थी, तो हमें असेट की वैल्यू देखा 20 लाख। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में उसकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट में मार्केट की वैल्यू, मार्केट में असेट की वैल्यू क्या है, वो देख के मार्केट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम तो कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। और जब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो असेट को उसके परचेज प्राइस पे, एक्वायर्ड प्राइस पे, जिस प्राइस पे असेट को खरीदा था उसी प्राइस पे हम शो कर रहे होंगे। और आज 5 साल बाद नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, और जरा सोचो नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, और हम इसको पार्टनर बना लेंगे। पार्टनर बनाया, और पार्टनर बनाने के बाद मान लो सी पार्टनर बन गया, और सी के पार्टनर बनाने के बाद 1 साल बाद बिजनेस बंद हो गया और असेट बेची गई, असेट बेचा तो असेट में सारी एसेट होती है, इसमें बिल्डिंग भी थी, बिल्डिंग को बेचा। अब ये बिल्डिंग मान लो 50 लाख की बिकी, 50 लाख की बिकी, और 50 लाख की बिकेगी तो 50 लाख में 1/5 किसका? सी का। कितना? 2.5 लाख, नहीं 10 लाख, सॉरी 1 लाख, नहीं 10 लाख, 10 लाख, 50 लाख का 1/5 10 लाख, सी को 10 लाख मिलेगा। अब सुनो मेरी बात सुनो, कितना मिलेगा? 10 लाख। और जब हमने सी को पार्टनर बनाया होगा, सुनो, सी को पार्टनर बनाया होगा तो सी को हमने बोला देख भाई हमारी ना बैलेंस शीट में असेट है, हमारे बिजनेस में देखो असेट, ये सारी असेट है, उसमें बिल्डिंग भी दिखाई होगी। 20 लाख की तो बिल्डिंग है, 20 लाख की बिल्डिंग के हिसाब से उसका हिस्सा कितना बनता है? 1/5। 20 लाख का 1/5 कितना होता है? 4 लाख। तो मेरा कहने वाला, मैं तो एक एसेट लेके समझा रहा हूँ, ऐसे सारी एसेट, हम सारी एसेट मान लो उसके पास एक ही एसेट है, मान लो यही एसेट, ठीक है, एक ही एसेट है, तो हमने अपनी सारी एसेट दिखाई और दिखाया। हमने बोला देख 4 लाख की तो एसेट है हमारे पास, 4 लाख की एसेट है, ठीक है, और 20 लाख की एसेट है, 20 लाख की एसेट है, 1/5 आपका, 20 लाख की एसेट है, 1/5 आपका, यानी 4 लाख आपको देना पड़ेगा। अब हमने उससे 4 लाख मंगाया, और मान लो बिजनेस बंद हुआ तो पता चला बिल्डिंग 50 लाख की बिकी और 1/5 कितना मिला उसको? 10 लाख। 1/5 को 10 लाख, वो कहेगा कितने पागल है, 4 लाख लेके 10 लाख दे रहे हैं, बड़े अच्छे हैं तो, ठीक है। अच्छा, गलती क्या है यहाँ पर? गलती मेरी है कि इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हो, मैंने उसके एक्वायर्ड प्राइस पे, परचेज प्राइस में रिकॉर्ड किया। कायदे से बात करें तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी एसेट की वैल्यू चेक करनी चाहिए, मार्केट से कंपेयर करना चाहिए। मार्केट में हमारी एसेट सेम ऐसी बिल्डिंग कितने में बिक रही है? हमने पता कि मार्केट में हमारी ऐसी बिल्डिंग 50 लाख की बिक रही है, तो हम उसको ना 50 लाख पे दिखा देंगे। अब देखो जरा, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे अगर मैंने इसकी वैल्यू 50 लाख दिखा दी, ठीक है, अगर मैंने इसकी वैल्यू 50 लाख दिखा दी तो अब देखो फायदा। अब नया पार्टनर आएगा तो मैं कहूँगा 50 लाख की सारी एसेट है मेरी, 50 लाख का 1/5 तुम्हें देना पड़ेगा, कितना? 10 लाख। उससे 10 लाख लेंगे, अब बिजनेस बंद होगा, बेचेंगे तो उसमें बेच के जो पैसा का उसका 1/5 दे देंगे, तो कितना देंगे? 10 लाख। अब हमें कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं। बात समझ, जितना लिया उतना दिया, और बनता भी है भाई उसका असेट में, भाई जितने की असेट्स है उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। रियलिटी में जो कैपिटल सुनो, जब हम सी से कैपिटल मंगाएंगे तो ऐसे थोड़ा मुंह उठा के मंगवा लेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं कितने की एसेट्स है, कितना नेट कितनी एसेट्स है, उसका कितना 1/5 लेके आना है, 1/5 शेयर मिल रहा है तो 1/5 लेके आना है। तो रियलिटी में मैं कह रहा हूँ, देखो सी से हम बोलेंगे जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो मानते हो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 20 लाख की है, लेकिन हम मार्केट से कंपेयर करेंगे आज मार्केट में कितने की बिल्डिंग चल रही है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, तो 50 लाख के, तो हमने अपनी बिल्डिंग को वैल्यू बढ़ा लेंगे, और बिल्डिंग बढ़ा के फिर उससे पैसा मंगाएंगे, और जब उस हिसाब से पैसे मंगाएंगे तो कहने का मतलब क्या है, उसको फिर उस हिसाब से पैसे मंगाएंगे नई रिवाइज फिगर के अकॉर्डिंग, नई वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो उतना ही लाएगा जितना लाना पड़ेगा, ना तो फायदे में होगा ना तो नुकसान में होगा।
तो और फिर देखो, जब हम बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे 20 से 30 करें, 20 से 50 करेंगे तो 30 का फायदा होगा। अपनी मेरी बिल्डिंग की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मुझे गेन हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ने से फायदा हो गया। कितने का फायदा? 30 का। वो 30 का फायदा किसको जानना चाहिए भाई? जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंग खरीदी गई थी तो ए और बी के पैसे से खरीदी गई थी, तो हक भी किसका बनता है? ए और बी का। तो बिल्डिंग की वैल्यू जब रिवाइज हो गई, आज की डेट में बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, तो 30 लाख वैल्यू जो बढ़ गई, जो गेन हो गया, वो गेन किस में बढ़ना चाहिए? ए और बी में। और गेन को बांटने के लिए हम अलग से खाता बनाएंगे, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम फायदे को बांटेंगे, लेकिन फायदा किस में दिया जाएगा? ए और बी में, ओल्ड पार्टनर में। तो मेरा समझाने का मोटिव क्या था? देखो, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं, हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं, हमें सारी एसेट्स की वैल्यू दोबारा से निकालनी चाहिए। रीवैल्यू का मतलब वैल्यू दोबारा से निकालना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना पड़ेगा, ताकि सारी एसेट्स की वैल्यू दोबारा से निकाल के हम अपनी बैलेंस शीट वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके रिवाइज फिगर, नई फिगर पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो बढ़ने की वजह से जो फायदा हो रहा है वो हम आपस में एडजस्ट कर सके और नए पार्टनर को नई वैल्यू के हिसाब से हम पैसा मंगवा सके। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटी, अगर बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी है, जैसे मान लो एक क्रेडिटर है, सपोज करो क्रेडिटर है और उसको हमें 10,000 देना था, 10,000 देना था। अब क्या, क्रेडिटर को 10,000 देना था, ये क्रेडिटर मान लो फॉरेन चला गया, अमेरिका चला गया। अब वहां से 10,000 रुपये बाई प्लेन तो आएगा नहीं लेने, वो कहेगा मैं फॉरेन से आ रहा है और मैं उसे दूंगा भी नहीं। अच्छा, अब जरा उसको लगता है यार 10,000 रुपये क्या लूंगा, 10,000 रुपये लेने के लिए मैं इंडिया जाऊंगा। मान लो मेरा समझाने का मतलब ये है कि कुछ हमारे क्रेडिटर ऐसे हैं जो लगता है कि अब हमसे पैसा नहीं लेने आएंगे। चले भाई, हम गए उसके एड्रेस पे, पते पे गए, वो था ही नहीं वहाँ, पता चला इंडिया छोड़ के चला गया। अब वो 10,000 रुपये लेने हमें अमेरिका से थोड़ा ना आएगा, ठीक है, फॉरेन कंट्री से हमारे पास नहीं आएगा। तो अब हमें 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब 10,000 देने की नहीं जरूरत पड़ेगी तो हमें फायदा हो गया, लायबिलिटी घट गई, और लायबिलिटी घट गई तो फायदा हो गया। अब फायदा हो गया तो अब नया पार्टनर, सपोज करो एक पर्सन हमारे फर्म में पार्टनर बन जाए, और पार्टनर बनने के बाद हम इस क्रेडिटर को हटाए तो फायदा होगा, फायदे को, तो उस केस में तो फायदा इसको भी चला जाएगा, नए पार्टनर को। क्या इसको जाना चाहिए? नहीं। मेरा कहना क्या है, हो सकता है कोई लायबिलिटी बढ़ गई हो, या हो सकता है कोई लायबिलिटी घट गई हो, ऐसा भी हो सकता है कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड ना हो। तो मेरा कहना क्या होता है, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है तो हमें अपनी सारी लायबिलिटी दोबारा से रीअसेस करना चाहिए, चेक करना चाहिए। रीअसेसमेंट, देखो लायबिलिटी का असेसमेंट होता है, लायबिलिटी को दोबारा से चेक करेंगे, कोई लायबिलिटी बढ़ तो नहीं की, कोई लायबिलिटी घट तो नहीं, लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे और एसेट को रीवैल्यू करेंगे। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो एसेट और लायबिलिटी का, ऐसे बोल दिया जाता है, एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा, लेकिन ये बोलना ऐसे चाहिए, एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे। तो अगली एडजस्टमेंट क्या है, मैं कह रहा हूं अगली एडजस्टमेंट क्या होगी? जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो बताओ अगली एडजस्टमेंट क्या होगी? रीवैल्यूएशन ऑफ assets एंड लाइबिलिटीज। में बार बोल रहा हूं, लिखते ऐसे हैं कई जगह, लेकिन ऐसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है। मैं कह रहा हूं एसेट को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, और इसकी वजह से जो, यानी कहने मतलब क्या होता है, हम बुक अपनी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी एसेट होती है, उनको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, मार्केट में उनका क्या चल रहा है, और नई फिगर, रिवाइज फिगर पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर मार्केट में मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है वैल्यू बढ़ गई तो फायदा और घट गई तो नुकसान। जो भी रीवैल्यूएशन करने से, वैल्यू दोबारा निकालने से फायदा होगा या नुकसान होगा, वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। और जो भी फायदा नुकसान है कहाँ रिकॉर्ड करते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के, एक अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान, और लायबिलिटी घट गई तो फायदा। तो फायदा नुकसान जो होगा वो रीवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। तो याद रखना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है। और आखिरी बात इसमें होती है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, तो देखो जाओ, जब भी नया, सुनो, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो कैपिटल, मैं कह रहा हूं नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, मिस्टर सी कैपिटल लेके आएगा।
अच्छा कैपिटल लेके आएगा तो देखो, और ए और बी ने जो पहले कैपिटल लगा रखी होगी, ए और बी ने जो पहले कैपिटल लगा रखी होगी, ए और बी ने अपनी इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लगा रखी होगी भाई 3:2। ए ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई होगी, बी ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई होगी, जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय था 3:2, उसके हिसाब से कैपिटल लगाई होगी। ठीक है, ए ने कैपिटल लगाई और बी ने कैपिटल लगाई, अपनी इनके बीच में जो रेशियो थी उसके हिसाब से लगाई होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि जो इनके बीच, अब इनकी नई जो रेशियो ए बी सी तीनों के बीच में जो रेशियो उस हिसाब से कैपिटल हो। तो उस हिसाब से कैपिटल बनाने के लिए भाई पहले ए और बी के हिसाब के बीच में जो रेशियो थी उस हिसाब से कैपिटल थी, अब हम चाहते हैं कि ए बी सी तीनों की जो नई रेशियो उस हिसाब से कैपिटल हो। तो हम क्या करते हैं, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे बिजनेस की कैपिटल दोबारा से निकालते हैं और उसको न्यू रेशियो में बांट देते हैं। जैसे मान लो नया पार्टनर, समझाने के लिए देखो, मान लो नया पार्टनर सी आ रहा है और नया पार्टनर सी आ रहा है और सी कितना ला रहा है, मान लो 25,000 रुपये, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए और 1/5 शेयर के लिए, चलो 20 ले लो। नया पार्टनर सी आ रहा है 20 ला रहा है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल दे रहा है 20। अच्छा कितने शेयर के लिए 20 दे रहा है, अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए 20 दे रहा है तो टोटल शेयर कितना देगा 5/1। कैसे, मैं कहूँगा सर 1/4 1/4 कैपिटल कितनी है 20, तो टोटल कैपिटल कितनी है, निकाल लो टोटल कैपिटल, उल्टा कर दो 20 इंटू सॉरी 1/5 कैपिटल कितनी है, अगर 1/5 कैपिटल कितनी है 20, अगर 1/5 कैपिटल 20, इसका मतलब 1/5वां भाग कैपिटल का 1/5वां भाग कितना है 20,000, तो टोटल कितना होगा 1 लाख। ठीक है, तो क्या नए पार्टनर की कैपिटल, मान लो मैं कह रहा हूँ नया पार्टनर 20,000 रुपए दे रहा है, तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल, पूरे बिजनेस की कैपिटल निकाली जा सकती है, निकाल लिया भाई। मैं कह रहा हूं अगर 1/5वां भाग कैपिटल जितनी भी होगी उसका 1/5 पोर्शन 20,000 है, यानी नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए 1/5 हिस्से के लिए 20,000 लगाता है, तो टोटल शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी, निकाल लिया 1 लाख, 20,000 इंटू 5/1 1 लाख। ये पूरे फर्म की कैपिटल आ गई और इस फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो तो ए का नया से ए की नई कैपिटल आ जाएगी, बी की नई कैपिटल आएगी और सी के तो पता ही है। तो क्या होता है, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल दोबारा से निकाली जाती है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाएंगे और उसको बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे और नए पार्टनर से कहेंगे तेरा शेयर 1/5 उतना घर से तेरे को लाना है। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकाल के पूरा, ठीक है, कैपिटल को सबकी कैपिटल नहीं निकाली जाती है, या फिर ओल्ड पार्टनर को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकाल के नए पार्टनर से कैपिटल में हिस्सा मंगवाया जाता है। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इसको करने का मोटिव ये होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाए। क्लियर हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गया। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा जितने एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व वगैरह जो होंगे उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है क्या। तो ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये मेरा बेसिक था, पूरा कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो इतना था। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो अब एक बात बता दूं कि ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है, इस साल देखो मैं कह रहा हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट इस साल जो है और पिछले साल 2 साल ये कोर्स में नहीं थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ये आ जाए। ठीक है, इस साल 2021-22 की जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगले साल वापस आ जाएगी अगर कोरोना की कंडीशन नहीं रही तो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तो। चले आगे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या काम करना है हमें, जो मैंने ये टॉपिक बताया ना एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन। अब देखो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट करना, वो ऐसे आ जाएगा उस मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे, अगला टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे। इस पर क्लास लगेगी पूरी, एक या 2 क्लास लगेगी। फिर उसके रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे, उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है, और कैपिटल मैनेजमेंट कोर्स में नहीं है। इतना ही हमारे चैप्टर में है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना है।